जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेस पे। स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन। ये नोट्स पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर क्वेश्चन आंसर इसमें मिल रहे हैं आपको दिखा दें इनमें से क्या क्या हम पूरा विविध सामान्य ज्ञान करवा चुके हैं। दूसरा क्या, शिक्षा, लोक संस्कृति एवं खेल कूद करवा चुके हैं। और इस समय हम क्या देख रहे हैं प्यारे साथियों, इस समय जो है विश्व तथा भारत की भूगोल इतिहास देख रहे हैं। और उसके बाद जो है भारत, विश्व तथा भारत का जो है भूगोल देखेंगे, अर्थव्यवस्था पर संविधान। ये लगभग 15 दिन में हम कंप्लीट कराने वाले हैं, तो बने रहें प्यारे साथियों। ये आपके लिए बहुत, देखिए 2 वीडियो डेली पढ़ रहे हैं, एक सुबह एक शाम को, दोनों वीडियो आप जरूर देखें। और मैं आपको सेशन दिखा देता हूँ। देखिए सामान्य विज्ञान के भी इसमें मिलने वाले जल्दी, और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य भी मिलने वाले हैं। तो बने रहें आपके हमारे साथ। चलते आपको सेशन दिखा देते हैं। फिर आप ये प्रीवियस 2 वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें से क्या क्या उसमें हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें प्राचीन स्रोत हो चुके हैं, पूरा में एक एक सेशन देखो। ऐतिहासिक स्रोत हो चुके हैं, द्वितीय वेद, सभी वेद हो चुके हैं। उसके बाद आप देखेंगे प्राचीन इतिहासों संवत तिथियाँ हो चुके हैं। ये जितना दिखा रहा हूँ ये पहले ही हो चुके हैं। तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में विजिट करके जरूर देखें। सामान्य ज्ञान ऑनलाइनर करके प्लेलिस्ट है, उसको जरूर विजिट करके जरूर देखें, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और आज हम क्या देखने वाले हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता ये सब हो चुका है। आज हम महाजनपद काल से जो है स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों बने रहें। ये आज हमारा तीसरा दिन है, तीसरा वीडियो है इसका हिस्ट्री का। देखिए पहला ही इसमें दिख रहा होगा महाजनपद काल। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय में जो मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। और वही जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म ग्रंथ का है। और फिर जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण भी मिलता है। कितने? देखिए 2 जगह मिला है। एक होता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, दूसरा क्या है आप बताओ जैन धर्म के भगवती सूत्र में। तो दोनों चीज़ें आपको याद कर लेना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अंग महाजनपद वर्तमान बिहार के जो है भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में, जिसकी राजधानी अंग की क्या हुआ करती, चंपा थी। और वहीं पर मगध महाजनपद की बात कर लेते हैं। मगध महाजनपद बिहार के पटना तथा गया के आसपास का क्षेत्र, जिसकी राजधानी जो है मगध की क्या थी, राजगृह और गृहव्रज थी। अब बात करते हैं, पूछा जाएगा देखिए मगध की राजधानी क्या थी, तो आप बताओगे राजगृह या गृहव्रज। और क्षेत्र पटना और गया के आसपास का क्षेत्र बताओगे। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी, वाराणसी थी। जबकि कौशल की क्या थी, तो कौशल की श्रावस्ती राजधानी थी। वज्र महाजनपद 8 गणराज्यों का क्या है, एक संघ था। वज्र क्या था, 8 गणराज्यों का संघ था, जिसकी राजधानी क्या थी, अब तो वैशाली हुआ करती थी। अब बात करते हैं मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या, श्रीनगर, जहाँ गणतंत्रात्मक शासक यानी गण, यहाँ पर क्या होता है, वहाँ का शासक चुना जाता है, इसका मतलब यह गणतंत्रात्मक शासन था जो आज है। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली है। और ये किसके पास, तो मेरठ के पास स्थित है। अब बात करते हैं मत्स्य महाजनपद की जो है राजधानी विराटनगर थी, जो आधुनिक जयपुर है। विराटनगर क्या है, जयपुर। विराटनगर आप महाभारत में देखेंगे तो विराटनगर का उल्लेख मिलेगा आपको। अब बात करते हैं सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। और अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी या उज्जैन था। दोनों आपको देखिए कितना बेहतरीन याद करें। देखिए अवंती का क्या, उज्जैन या उज्जैनी, जब सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। अब बात करते हैं दक्षिण महाभारत का एकमात्र महाजनपद नाम क्या था, अस्मक था, जिसकी राजधानी क्या, पोतन या पोटली थी। अब बात करते हैं गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो पाकिस्तान में स्थित है। जबकि कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक थी या राजपुर। दोनों याद करते हैं, कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक या राजपुर थी। अब बात करते हैं जो अफगानिस्तान में, जो कहाँ पर आप बताओ, ये कंबोज हाटक आप बताएंगे अफगानिस्तान में। वत्स महाजनपद की राजधानी आप बताएंगे कौशाम्बी थी, जो इलाहाबाद के आसपास में है। अब बात करते हैं चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती, जो बुंदेलखंड में स्थित है। चेदी की राजधानी क्या थी, ठीक है 16 को आपको याद कर लेना है पैर से, तो राजधानी अक्सर पूछे जाते हैं। चेदी की क्या, आप बताओ, सुक्तिमती है। ये ऑनलाइनर के फॉर्म में मिल रहा है, देखिए सभी को हमने देख लिया। अब मगध के उत्कर्ष से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम देखें, बने रहे प्यारे साथियों। देखिए मगध राज्य करने वाले प्रथम राजवंश कौन थे, राज्य पर राज करने वाले, पहला बृहदर्ष वंश था, दूसरा हर्यक वंश, तीसरा शिशुनाग वंश और चौथा क्या, नंद वंश था। तो इन सबको याद करें, पहला बृहदर्ष, फिर दूसरा हर्यक, फिर जो होता है शिशुनाग वंश, फिर क्या होता है, नंद वंश। ये मगध पर राज करने वाले शासक थे। अब प्रारंभिक वंश थे, बाद में कई वंश आए। अब बात करते हैं मगध का प्रथम उल्लेख कहाँ, अथर्ववेद में मिलता है मगध का उल्लेख। और वहीं पर
मगध में सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना जो है बृहद्रथ ने की थी। ये कहा जाए बृहद्रथ सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना की थी, जो जरासंध का पिता थे, जिसकी आरंभिक राजधानी क्या थी मगध की, तो गिरिब्रज थी। और इसकी स्थापना, गिरिब्रज की स्थापना किसे, वसु ने किया था। देखिए अब बात करिए मगध के हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था, जिसकी प्रारंभिक राजधानी जो है गिरिब्रज थी। बाद में जो है राजगृह जो है राजधानी बिंबिसार ने बनाया था। पहले क्या था, राजधानी गिरिब्रज था, लेकिन बाद में इसको राजगृह बनाया गया, बिंबिसार ने बनाया। अब बात बनवाई, बिंबिसार का वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार किया, जिसने कौशल नरेश जो है प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया और उसे दान स्वरूप काशी प्रदान हुआ। ये काशी को क्या है, इनको दान स्वरूप मिला था। किसे, तो आप बताओ, बिंबिसार को। अब बात करते हैं पैर सकते हो। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने लिच्छवी नरेश जो है चेटक की बहन जो है चेल्लाना से विवाह किया। अब ये भी चेटक किसकी बहन थी, चेलाना किसकी, तो चा से चेटक, चा से चेलाना याद कर सकते हैं। अब बिंबिसार ने अपने राजवैक जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के पांड रोग को ठीक करने के लिए भेजा था। अब बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महात्मा बुद्ध के समकालीन भी था। कौन, बिंबिसार। अब बात करें, बिंबिसार अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर उसने अपने राज्य में मिलाया, जो मगध को पहली विजय थी। और बिंबिसार की हत्या कर जो है उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, जिसके समय बाद महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का निर्वाण जो अजातशत्रु के ही समय हुआ था। अब बात करते हैं, अजातशत्रु का पहला युद्ध कौशल जो है नरेश प्रसेनजित के साथ हुआ, जबकि दूसरा लिच्छवीगढ़ राज्य के साथ हुआ, जिसकी राजधानी वैशाली को जीतकर मगध में मिला लिया गया था। देखिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट सेशन है ऑनलाइनर के रूप में, और एक सीक्वेंस वाइज है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अजातशत्रु की हत्या कर उसका पुत्र, देखिए इसने भी बिंबिसार की हत्या की थी, और उसके बाद जो है अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। अजातशत्रु ने अपने पिता का किया, और उसके बाद उदयन ने भी, कहते हैं कि इसे पितृहंता वंश के भी बेटा अपने पिता को मार के जो है गद्दी बैठ रहा है। जो देखो इस पे कहा गया जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, तो अजातशत्रु के साथ भी ऐसे ही हुआ। इसके भी पुत्र ने, उदयन ने भी जो है इसकी हत्या कर गद्दी पर बैठा, जिसने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। आपको बता दें ये वीडियो किसी भी स्टेट एग्जाम या सेंट्रल एग्जाम, जैसे इस समय यूपीपी एग्जाम चल रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, स्किप कर के नहीं देखना है, नहीं तो वही होगा अधूरा ज्ञान विष के समान, अधूरा ज्ञान ना तो ले ना ही दे। अब यही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय किसे, उदयन को जाता है। और वहीं पर उदयन के बाद उसके पुत्र अनिरुद्ध ने शासन किया, और हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक भी उदयन का ही पुत्र था। हर्यक वंश के सभी शासकों पर पितृहंताओं का कलंक लगा है, सभी शासकों पर किसका, पितृहंता का कलंक लगा हुआ है। अब बात करते हैं मगध का शिशुनाग। हर्यक के बाद क्या आता है, शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग ने अवंती जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया और उसकी राजधानी वैशाली स्थानांतरित कर दी है। अवंती की राजधानी क्या कर दिया, वैशाली कर दिया। अब वहीं पर बात करते हैं, शिशुनाग के बाद जो है कालाशोक जो है या बना, जिसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता था। अब बात करते, देखिए कालाशोक ने पुनः जो है राजधानी वैशाली से जो है पाटलिपुत्र कर दिया है। वैशाली से हटा के फिर कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया लाया। और इसके समय दूसरी बौद्ध संगीति इसी के समय हुई थी, कालाशोक के समय। अब मगध की जो है नंद वंश की बात कर लेते हैं। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, और कलिंग में नहर का निर्माण भी इसी ने करवाया था। अब बात करते हैं, महापद्म नंद का उल्लेख जो है हाथी गुम्फा लेख में मिलता है। वहीं नंद वंश में 9 शासक हुए। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद हुआ। घनानंद का सेनापति कौन सा, भद्रसाल था। देखिए सेनापति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद कर लेना है, इसको ध्यान देना है, स्क्रीनशॉट लेना, नहीं याद हो पाए तो फिर बाद में रिवाइज करते समय फिर याद ही हो जाएगा। घनानंद यूनानी ग्रंथ में एग्रामिस कहा गया और सिकंदर महान का समकालीन था। ये कहा किसका, सिकंदर महान का समकालीन था। वही घनानंद के साथ 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध किया, जिस युद्ध में मगध
में मौर्य वंश की स्थापना किया। कहा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद से 322 ईसा पूर्व में युद्ध किया और किसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में बात कर लेते हैं, ईरानी के बारे में। के बाद हम मौर्य वंश देखने वाले हैं। भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो ईरान के हखमनी वंश के संस्थापक साइरस ने किया था। पहला जो कहा जाए ईरान विदेशी आक्रमण क्या है, हखमनी वंश के शासक साइरस ने किया था। अब वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट, साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने जो है सिंधु प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। डेरियस प्रथम ने किस पे देखिए कहा, साइरस के उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था जिन्हें सिंधु पर विजय प्राप्त किया था। अब यहीं पर नेक्स्ट आगे बात होती है, प्यारे साथियों बने रहें। यूनानी आक्रमण के बारे में पहले हमने बात किया ईरानी, अब यूनानी का आक्रमण के बारे में। यूनानी कौन है तो बताओ, यूनानी सिकंदर महान जिसे कहते हो आप। सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और उसका गुरु कौन थे, उसके गुरु अरस्तु थे। अरस्तु किसके, सिकंदर के गुरु कौन थे आप बताएंगे, अरस्तु थे। अब बात करते हैं यहाँ पर, सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय शासक था। सिकंदर क्या था, पहला यूरोपीय शासक था। और वहीं सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया और पहला आक्रमण जो है खैबर दर्रा से तक्षशिला पर किया था। पहला आक्रमण कहाँ पर, खैबर दर्रा पर किया, तक्षशिला पर किया था इसने। ये कभी कभी पूछा जाता किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था, तो आप बताओगे खैबर दर्रा के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस था और घोड़े का नाम इसका बहुकेफला था। इसके घोड़े का नाम सिकंदर के बहुकेफला था। अब वहीं पर हाइडेस्वीच युद्ध या झेलम का युद्ध सिकंदर व पंजाब के शासक पोरस के बीच हुआ था। अब बात करते हैं, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन बगदाद में हुई और सिकंदर भारत में 14 माह तक, कितने माह तक रहा तो बताओगे, 14 माह तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बारे में बात कर लेते हैं, जो चंद्रगुप्त का कार्यकाल था। देखिए मौर्य वंश का प्रथम शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी पहचान जो है विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में किया था। सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस किसे कहा गया तो आप बताओगे, विलियम जोन्स ने किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था। बौद्ध व जैन ग्रंथ को में जो है क्षत्रिय, जबकि मुद्रा राक्षस व ब्राह्मण ग्रंथ में चंद्रगुप्त को किस में कहा, शूद्र कहा गया। देखिए मुद्रा राक्षस में तथा ब्राह्मण ग्रंथ में से क्या कहा गया तो इसे शूद्र कहा गया। लेकिन कहाँ पर आप बता दें, जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में से क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था तो बताओ, चाणक्य था, जिसका दूसरा नाम क्या था तो बताओ, विष्णुगुप्त या कौटिल्य हुआ करता था, कौटिल्य था। दो नाम इसके कौन कौन थे इनका प्रधानमंत्री के तो आप बताओगे, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कई बार इसके उपनाम पूछे गए हैं तो इसको भी ध्यान दें। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना 15 खंडों में विभक्त किया था, इसलिए चाणक्य भारत का क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, जिसके फलस्वरूप उसे जो है काबुल, मकरान, कंधार तथा हेरात क्षेत्र जो है मिला। कहाँ का, काबुल, मकरान, कंधार क्षेत्र जो है 4 क्षेत्र मिले। अब यहीं पर देखिए विवाह का प्रकरण भी आ रहा है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया या हेलेना, उसी 2 नाम थे, विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कराया और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिया था। ससुर जी ने जो है 500 हाथी दिए थे। और वहीं एपियानस ने जो है सेल्यूकस व चंद्रगुप्त के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया था। एपियानस जो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच जो है का वर्णन किया था, युद्ध का वर्णन किसने, एपियानस ने किया था। सेल्यूकस का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज ने जो है मौर्य दरबार में रहकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, इसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। पाटलिपुत्र को क्या कहा, पॉलीब्रोथा कहा। ये सेल्यूकस का राजदूत था, किसके दरबार में, मौर्य दरबार में रहकर इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा के पूछा गया है। रुद्ररामन की जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त के गवर्नर
पुष्पभूति ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिसका पुनरुद्धार अशोक के गवर्नर जो है तुषाप ने किया था। देखिए यहाँ पर रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है, ये चंद्रगुप्त के गवर्नर ने क्या, पुष्पभूति ने जो सौराष्ट्र यानी में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, उसका पुनरुद्धार किसने, तुषाप ने करवाया था। अब बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में जैन गुरु भद्रबाहु से जो है शिक्षा ली और कर्नाटक के बेलगोला में, श्रवण बेलगोला में, जहाँ उनकी मृत्यु सलेखना विधि से, सलेखना विधि होता भोजन, जल भोजन त्याग के करने के बाद भगवान में विलीन हो जाना ही सलेखना विधि कहलाता है। चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक जो है राजनीति पर, ना कि जो है इकोनॉमिक्स की है, ये राजनीति से रिलेटेड है। अब देखिए और भी क्वेश्चन इसमें मिले। देखिए अब बिंदुसार जो इनके बेटे के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चंद्रगुप्त का बेटा जो है बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बात करते चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसको अमित्रोकोटस या अमित्रघात भी कहा गया, अमित्रोकोटस या अमित्रघात भी कहा गया। देखिए पुराणों के अनुसार भद्रसार नाम इसका जो है, बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन, इसको जैन ग्रंथों में इसको सिंहसेन भी कहा जाता है। और बिंदुसार की माता कौन थी, दुर्धरा थी। बिंदुसार की माता कौन थी, दुर्धरा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं बिंदुसार के दरबार में जो है सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम ने जो है अपना राजदूत डायमेकस भेजा, जिसने बिंदुसार से 3 चीज़ें जो है, मीठी अंजीर, मदिरा, मीठी अंजीर, यूनानी दार्शनिक की मांग किया था। अब बात करते हैं इसमें अंजीर और ये सब भेज दिया, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजा उसने। अब बात करते हैं नेक्स्ट है, मिस्र के शासक टालमी फिल्ट्रेशन सेकंड के अनुसार बिंदुसार के दरबार में डायनेसियस नामक राजपूत भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला के 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन क्रमशः अशोक व सुसीम ने किया। सुसीम का बड़ा पुत्र था, सुसीम किसका, बिंदुसार का बड़ा पुत्र था। अब वहीं पर बात करें दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के आचार्य पिंगल वध से प्रभावित थे। करने वाले अशोक की तो अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। और वहीं पर बात करते हैं अशोक ने जो है 273 ईसा पूर्व सिंहासन प्राप्त की, लेकिन राज्याभिषेक 4 वर्षों बाद किया। देखिए 4 वर्षों बाद, यानी इसमें उल्टा गिनती घट रही है। 269 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपना जो है सिंहासन पर राज्याभिषेक करवाया था। वहीं अशोक के माता का नाम जो है सुभद्रांगी या धम्मा था। तो आप अशोक के माता का नाम आपको जरूर याद देना, सुभद्रांगी था या धम्मा था। अब बात करते हैं इलाहाबाद में कौशांबी अभिलेख में अशोक की एक रानी कारुआकी का नाम मिलता है, जिसके पुत्र का नाम क्या था, तीवर था। अशोक की पहली पत्नी महादेवी, जिसकी 2 संतान महेंद्र तथा संघमित्रा हुई। महेंद्र संघमित्रा का नाम बहुत फेमस है आज भी जो है। ये दोनों कहाँ थे, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गए थे। अब बात करते हैं गद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी क्या है, तोसली को बनाया था इसने। देखिए बाद में, पहले तो अशोक बहुत आताताई व्यक्ति था, लेकिन बाद में इसने धम्म की नीति अपना लिया था, मतलब कि अब अस्त्र शस्त्र से बात नहीं करेगा ये, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद जो है वहाँ पर देखा गया कि वहाँ की सेनाएं पूरी खत्म हो गई और उसके बाद वहाँ की महिलाओं ने जो है रण का बीड़ा उठा लिया। इस दृश्य को देख के जो है अशोक का मन एकदम पिघल गया और जो है उसने युद्ध नीति को छोड़ दिया और युद्ध नीति के बाद क्या है, धम्म विजय नीति की अपना लिया कि अब आजीवन हम जो है कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सर्वप्रथम कर्नाटक के मास्की अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया। और वहीं गुर्जरा, नेत्तूर तथा उडेगुलम में जो है अशोक का नाम भी मिलता है। बात करते हैं कहाँ कहाँ, देखिए मास्की, नेत्तूर, गुर्जरा, उडेगुलम 4 जगह जो अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक ने दरबार में पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के साधकों के लिए 4 गुफाएं बनवाई थी, जिसका नाम सुदामा, कर्ण, विश्व, झोपड़ी तथा चौपर रखा था। 4 झोपड़ियों का नाम आपको याद रखना, सुदामा, कर्ण, 5 थी, हाँ, कर्ण, विश्व, झोपड़ी व चौपर, 4 नाम आपको याद करके रखना है जो जितनी झोपड़ियाँ थी। ये आजीविक संप्रदाय के साधकों के लिए था। अब बात करते हैं कल्हड़ के राज तरंगड़ी में के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र शासक अशोक का पुत्र जालौक था, जो अशोक ने श्रीनगर का स्थापना जो अशोक ने ही किया था।
जो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर की बात मैं कर रहा हूँ। अशोक को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी नाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था। अशोक को शिक्षा किसने दिया था बौद्ध धर्म का? उपगुप्त ने दिया था। प्यारे साथियों, इसमें आपको बता दें, मौर्य में अशोक को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो चीज़ें ज़्यादा की ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अशोक की राजभाषा क्या थी? पाली। जबकि लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। अब अशोक के जो स्तंभ लेख क्या थे, शिलालेख, इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही किया था, जिसके 14 शिलालेख तथा 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए थे। अशोक के शिलालेखों की 1750 इसमें पात्रेटी पंथेलर ने खोजा। देखिए, खोजा पात्रेटी पंथेलर ने। अब जबकि पढ़ा जो है प्रिंस जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1937 में। अभी आगे मिलेगा, देखिए मिला। इसकी ब्राह्मी लिपि को जो है पढ़ा किसने? तो आप बताओगे, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, 1837 में पढ़ा था। अब नेक्स्ट है, देखिए, अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में ग्रीक तथा अरमेइक लिपि। अफगानिस्तान में जो इन शिलालेख मिला था उसमें किस भाषा में था? ग्रीक व अरमेइक लिपि में। जबकि पाकिस्तान में जो मिला था उसमें खरोष्ठी लिपि। जबकि भारत में जो लिपि मिला, भारत में ब्राह्मी लिपि वाले ही जो है अभिलेख मिले। वहीं 13वां लिपि में ही अशोक की कलिंग विजय की बात, यानी कलिंग कहाँ? उड़ीसा में उल्लेख मिलता है। साथ साथ विदेशी राजाओं के नाम भी मिलते हैं इसमें। किसमें? 13वें अभिलेख में। अशोक ने दूसरे अभिलेख में तो दक्षिण भारत के राज्यों का नाम जो है चोल, पांड, केरल पुत्र, सात्यपुत्र, सातकर्णी का नाम भी मिलता है। अशोक के चौथे शिलालेख में धम्म घोष की घोषणा और 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्यवस्था की गई है। अशोक के 5वें शिलालेख में अपने शासन के 14वें बर जो है धर्म महामात्यों की नियुक्ति किया था। अब बात करते हैं कांधार। अफगानिस्तान के अशोक का सारे कुना अभिलेख से प्राप्त होता है। वहीं इलाहाबाद कौशाम्बी स्तंभ जो है रानी का अभिलेख भी जो है कहा जाता है। अकबर ने जो है अकबर यहाँ कहाँ लाया था? तो इलाहाबाद लाया था ईस्वी को। अब अशोक का सबसे छोटा स्तंभ क्या था? नेपाल का रुम्मिनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख था, जिसमें बलि नामक कर का समाप्त की घोषणा व भू राजस्व की दर 1/8 करने की घोषणा किया गया था। वहीं पर बात करते हैं दिल्ली मेरठ तथा दिल्ली टोपरा लेख को फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली लाया था। दिल्ली मेरठ से जो है और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह कहाँ पर? दिल्ली लाया था। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में स्थित है। देखिए, लौरिया नंदनगढ़ वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसको भी आपको ध्यान देना है, जिसमें मोर का चित्र यानी मयूर का चित्र मिलता है। ऊपर रामपुरवा स्तंभ लेख में 2 स्तंभ मिले, जिसमें एक शीर्ष पर सिंह आकृति तथा दूसरे शीर्ष पर जो है वृषभ आकृति है। अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अशोक का उत्तराधिकारी जो है उनका पुत्र कुणाल बना। कुणाल के पुत्र दशरथ ने जो है बराबर की पहाड़ियों में नागार्जुन गुफा आजीवक साधकों को दान दिया था। देखिए, कुणाल के जो है कि पुत्र कौन थे? तो बताओ, दशरथ थे। और दशरथ ने ही बराबर की पहाड़ी पर नागार्जुनी गुफा का जो है आजीविक संपदाओं को दान दिया था। और वहीं पर दशरथ ने अपने दादा अशोक की तरह दीवाना प्रिया की उपाधि धारण किया। देवनाम प्रिया ने दीवाना प्रिया की उपाधि धारण किया। अशोक ने उत्तराधिकारी के सबसे योग्य संप्रति था। इसके जो सबसे योग्य जो है राजकुमार को संप्रीति था, जिसने जैन धर्म अपनाया और श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से भी अपना प्राण त्याग कर दिया। इसने भी मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जो है गद्दी हथिया लिया था। अब उसके बाद आप देख रहे हैं बृहद्रथ क्या हुआ। बृहद्रथ की हत्या किसने? पुष्यमित्र शुंग ने की। और जो है इसने अपनी जो है मौर्य वंश की संस्था अपने हाथों में ले लिया और ब्राह्मण वंश की स्थापना कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने। अब मौर्य ग्रंथ के जितने भी जो हैं प्रशासनिक व्यवस्था, उसको हम देख लेते हैं। मौर्य प्रशासन जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। अर्थशास्त्र में राजनीतिक अधिकारियों के तीर्थ या अमात्य कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी? 18 हुआ करती थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बांटा गया था, जिसे चक्र कहा कहा जाता था। और इसके शासक को क्या कहते थे? कुमार कहा जाता था। सम्राट राजकाज में सहायता प्रदान करने के लिए 12 व 16 व 20 सदस्यों की मंत्रिपरिषद होती थी।
राजकाज की देखभाल सम्राट की जो है सहायता प्रदान करने के लिए। और वहीं पर प्रत्येक प्रांत या चक्र के मंडलों या देशों को विभक्त किया गया था, जिसमें महामात्य कहा जाता था। मंडलों या चक्रों के में विभक्त था और उसके अधिकारी को महामात्य कहा जाता था। प्रत्येक मंडल या देश में जो विषय या जिले में विभक्त था, जिसका जो अधिकारी राजू कहलाता था। अब बात करते हैं विषय या जिले के विभक्त थे, उनके अधिकारी को राजू कहा जाता था। प्रत्येक जिले के नीचे जो है स्थानिक द्रोणमुख और कहते हैं खारवाटिक संग्रहण होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। शास्त्र के अनुसार जो है गुप्तचर गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जिसमें संस्था अस्थायी गुप्तचर, जबकि संचार जो है भ्रमण करने वाले गुप्तचर। संचार क्या? भ्रमण कर, जबकि संस्था जो है स्थायी थी। संस्था वैसे आप जानते हो जहाँ स्थापित होती है स्थायी ही रहती है। सन्निधाता वित्त मंत्री, जबकि कोषाध्यक्ष होता था, जबकि समाहर्ता जो है राजस्व की व्यवस्था का प्रधान होता था। मेगास्थनीज ने मार्ग निर्माण के अधिकारी को एग्रोनोमी कहा था। मार्ग निर्माण के अधिकारी को क्या कहते थे? एग्रोनोमी कहा था। जबकि लक्षणाध्यक्ष या सौर्डिक टकसाल का अधिकारी होता था। जिले में राजस्व वसूली का कार्य जो है युक्तक नामक अधिकारी करता था और क्रमांतक उद्योगों का नियंत्रक अधिकारी होता था। अब बात करते हैं कंटक शोधन एक प्रकार का फौजदारी न्यायालय था, जबकि धर्मस्थलीय दीवानी जो न्यायालय होता था, जो कंटक शोधन का न्यायाधीश प्रतिष्ठा होता था। देखिए कर प्रणाली के मौर्य साम्राज्य की कर प्रणाली जो है सीता राजकीय भूमि से वसूल लगान है, जबकि बिष्टी बेगार कर है, हिरण्य नगद रूप से लिया जाने वाला कर था, बलि धार्मिक भेंट भाग निजी भूमि से लिया जाने वाला कर था। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने 7 वर्गों में विभक्त किया और उसके अनुसार भारत में अकाल कभी नहीं पड़ते थे। मौर्य काल में माप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? योजन, जबकि छोटी इकाई क्या है? परमाणु थी। तौल का सबसे बड़ा बांध क्या होता? कुंभ हुआ करता था। अब बात करते हैं रूप जीवा, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को कहा जाता था, जबकि मौर्य काल में चांदी का सिक्का पण या कसाणकर कहा जाता था, जबकि कांकड़ी व मासक जो है तांबे के सिक्के हुआ करते थे जांच के लिए। रूप दर्शक नामक अधिकारी होता था। अब बात करें सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के सम्राट अशोक ने बनवाया था और सारनाथ के स्तूप धम्मेक का स्तूप कहा जाता, यह भी जो है सम्राट अशोक ने ही बनवाए थे। मौर्य काल में सोपारा तथा ताम्रलिप्ति नामक 2 बंदरगाह थे। नेक्स्ट वीडियो मौर्य उत्तर काल यानी देसी राज्यों की चर्चा करेंगे। प्यारे साथियों, आपको दिखा दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला आने वाले समय में, और जो गया है वो भी 2-3 आज तीसरा वीडियो है, उसको भी देखें। 2 से 3 वीडियो में पूरा हिस्ट्री में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।